हाँ बेटा, चलिए बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? मुझे लग रहा है ब्लूटूथ कनेक्ट ना हो। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करें। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गायब हो गए क्या सब? यस और नो तो बोल दो भाई। हाँ, यही है सब। चलिए ठीक है, साउंड आ गया होगा अब तो। आ रहा होगा साउंड? साउंड आने लग गया होगा ना अब तो? ठीक है, चलो तो पहले डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो, डिस्कशन में अपने पास था सेक्शन सी, है ना। ए भी अपन कर चुके हैं, और डिस्कशन में अपने पास है बेटा सेक्शन सी। सेक्शन सी। चलो, तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट से सेक्शन सी में आते हैं। अरे गांधी जयंती सबकी हैप्पी बर्थडे कर लो तुम यार। आ जाओ फटाफट, आ जाओ सेक्शन सी पे। चलो सेक्शन सी में आ जाओ बेटा। हाँ सही बात है। एक्सरसाइज में पढ़ाई करेंगे ना बेटा, फटाफट डिस्कशन पूरा करें फिर पढ़ेंगे सेक्शन को। सेक्शन बी भी बाकी था क्या? सेक्शन बी भी बाकी था क्या? अच्छा अच्छा, सेक्शन सी नहीं दिया था क्या होमवर्क में? अच्छा, सेक्शन सी नहीं दिया था होमवर्क में। अच्छा चलिए ठीक है, तो सेक्शन बी में आ जाइए। तो फिर बी में अपन ने B4 तो कर लिया था, B5, B6। B6 बेटा ये क्लास वाला सवाल है ना, g(x+2) वाला। B6 क्लास वाला सवाल है, g(x+2) वाला। g(x+2) इक्वल टू gx+g2। वो पीरियोडिक हो गया था, G2 0 आ गया था, उसका पीरियड भी 2 आ गया था, वही है। तो इसका पीरियड T है, तो फाइव एक्स का पीरियड भी T होगा। -T/2 से T/2 f(x) dx 0 हो जाएगा। ऑड फंक्शन है, सेम वही सवाल है ना। सेम वही सवाल है, T की जगह 2 डाल दो, है ना। T की जगह 2 डाल दो। चलो फिर पार्ट सेकंड में आ जाओ। यार मैंने सेक्शन सी भी तो होमवर्क में दिया होगा, तुम लोगों को सेक्शन सी होमवर्क में नहीं दिया था यार मैंने जी। अच्छा, वो एक क्लास गड़बड़ होगी, इस चक्कर में मेरे ख्याल से सेक्शन सी होमवर्क में नहीं दे पाया मैं। अच्छा, कल होमवर्क नहीं दिया था मैंने, तो तुम्हें याद दिलाना चाहिए था ना यार। चलो कोई बात नहीं, पार्ट सेकंड में आ जाओ सेक्शन सी में। पार्ट सेकंड में आओ सेक्शन बी में। इसमें भी अपन ने B6 का कर लिया था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं आज दे दूंगा, ठीक है। तो इस सेक्शन बी में पार्ट सेकंड एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड सेक्शन बी में बोल रहा हूँ। B7 हो गया, वो तो B7 तो है ना, ठीक है। B8 में क्या है? अच्छा, B8 ये वाला सवाल है बेटा। B8 वो सवाल है बेटा, ये एफ(x) दे रखा है ना, तो इसके लिए f(x) प्लस f(1 - x), f(-x) 1 आएगा ना। ये अपन कर चुके हैं पहले भी। f(x) प्लस f(-x) कितना आएगा 1? तो जैसे I1 है ना आपके पास, f(-) है f(a) x g(x1 - x dx)। तो इसमें आप वो लगा दीजिए बेटा प्रॉपर्टी नंबर 6, और प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा के फिर आप ऐड जब करेंगे ना, तो ये f(a) f(1 - x) तो 1 - x हो जाएगा ना। समझो, प्रॉपर्टी 6 का मतलब a प्लस b माइनस x का मतलब क्या हो जाएगा, f(a) प्लस f(-a) f(-a) माइनस x, मतलब 1 - x हो जाएगा बेटा। तो x की जगह 1 - x रिप्लेस कर देना, फिर ऐड कर देना, तो तुम्हारा gx बन जाएगा। वापिस I1 लिख देना, फिर 2I1 बराबर I2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? B8 समझ में आ गया क्या करना है ना। ये एक्चुअली ये 1 होता है ना, तो वो प्रॉपर्टी नंबर 6
रहेगा। करो, फिर प्रॉपर्टी 6 लग जाएगी। तो पहले रूट एक्स को टी पुट करो, फिर प्रॉपर्टी 6 लगाओ, उसके बाद टाइप 7 बन जाएगी इंडेफिनिट की। टाइप ए, हाँ तो वो कर लेगा क्या? एक बार मुझे यस और नो में बोले B9 के B6, B6 तो पूछ रहे हो बेटा? हैं? ओ देवेंद्र, आपको क्लास नोट का सवाल याद नहीं है क्या? देवेंद्र, क्लास नोट में इवन ओड वाले सवाल निकालो तो बेटा। देवेंद्र, क्लास नोट में वो जो इवन ओड वाले अपन ने सवाल किए थे, उसमें लास्ट से दूसरा सवाल निकालो। वहां पे अपन ने कॉस इनवर्स वाला सवाल किया था, और मैंने अच्छे से समझाया था कि कॉस इनवर्स, हाँ याद आ गया ना? हाँ याद आ गया ना? बस थोड़ा सा याद रखना है दिमाग में चीजों को। तो हमने कहा था कि कॉस इनवर्स नाइदर इवन नॉर ऑड था, तो उसको अपन ने पाई/2 माइनस साइन इनवर्स लिखा था, ताकि साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। ऐसे ही कॉट इनवर्स भी नाइदर इवन नॉर होता है, उसको पाई/2 माइनस टेन इनवर्स करेंगे तो टेन इनवर्स वाला 0, पाई/2 वाले से। चलिए, अरे यार, अरे देवेंद्र कुमार, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ यार। B7 तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है। B7 वही तो है बेटा, f(x)/f(x) प्लस f(a+b-x)। वही है ना? हाँ वही है। बस तो उससे आ जाएगा बेटा, है ना? a+b ln 3, हाँ तो बस आ जाएगा उससे, ठीक है। आंसर मैच नहीं कर रखा है वो कोई मैटर नहीं है, मेरे हिसाब से तो आंसर मैच कर जाएगा। कितनी दे रखी है a+b की वैल्यू? कितनी दे रखी है a+b की वैल्यू? और तुम्हारे कितनी आ रही है? a+b की वैल्यू 4 दे रखी है, और आ कितनी रही है? 1.5 आ रही है, और 4 दिया है। हम्म, चलो, तो अगर एफ एक्स हम इसको ले लें तो a+b-x कितना होगा? 5 - x। तो रूल के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हाफ b-a। तो ये b a कितना है? 2 - ln 3। तो ये हो गया बेटा हाफ, 3 में से 2 गया 1, तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया ये। तो कितना हो गया? ln 3 आ गया, ये आ गया ये। सही लिखा मैंने? हाँ। तो ये क्या पूछ रहा है? वैल्यू ऑफ a+b। सही कह रहे हो। हम्म लेकिन ए और बी क्या दे रखा है? इंटीजर। तो अब इंटीजर दे रखा है तो क्या कर सकते हैं अपन? हम्म, तुम बताओ क्या कर सकते हैं? ए और बी तो इंटीजर दे रखा है, तो इंटीजर तो नहीं आ रहा अपना ये। तो इसका वाला कुछ जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, देखो क्या जोड़ तोड़ करना है। बताओ, किसी का आंसर आ रहा हो तो बताओ जल्दी से, क्या जोड़ तोड़ करके निकाला इसका आंसर?
हम्म, सही है बेटा, ये आएगा आंसर तो इसका, है ना? सही है, आंसर रॉन्ग ये बेटा, ये आएगा आंसर तो इसका, है ना? हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा हाफ और 1.5 आएगा, है ना? आंसर 1.5 ही आएगा इसका, है ना? हाँ, आंसर 1.5 ही आएगा। हाँ ठीक है, वो जो ऐड करके आएगा वही आंसर आएगा। चलो, इसके बाद अगले सवाल पे आते हैं अपन। बस, और तो कुछ नहीं है इसमें। नहीं नहीं, ए बी बिलोंग्स टू आई नहीं होगा ना बेटा, ए बी बिलोंग्स टू आई नहीं होगा फिर। ए प्लस एल एन बी है ना, वो कंडीशन नहीं लगेगी ना उस पे। ए बी बिलोंग्स टू आई नहीं होगा। वो नहीं होगा, है ना, उसकी मत टेंशन लो। ए बी बिलोंग्स टू आई नहीं है इसमें, है ना? ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आई नहीं है ये, ठीक है। करेक्ट है, इसको सही करा लेंगे। चलो, बाकी तो हो गए। बाकी हो गए। बाकी हो गए ना? इसके बाद और तो कुछ नहीं था। एनसीईआरटी में भी कुछ, आई थिंक एनसीईआरटी तो अपन कर चुके हैं, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं है। मिसलेनियस वाले में भी कर लिए थे अपन ने काफी सारे, 24 तक तो कर ही लिए थे मिसलेनियस में भी, है ना? बस, तो फिर उसमें उसके बाद तो कुछ पूछने लायक था भी नहीं, है ना? चलो, अब अपन फटाफट आ जाते हैं, अपने पास पढ़ना बहुत सारा है। हाँ, वो 25 के बाद सब आसान थे, मुझे पता है। अच्छा, होमवर्क में कोई दो सवाल दे रखे थे, वो डिस्कस करने थे अपने को शायद, है ना? एक बार होमवर्क में मैंने दो सवाल दिए थे, है ना? हाँ, वो वाले निकालो, वो दो सवाल करते हैं फटाफट। होमवर्क पहले दो सवालों पे आ जाओ बेटा। चलिए, होमवर्क वाले दो सवालों पे हम आते हैं। वो तो बहुत पुराने दो सवाल थे यार अपने। अच्छा, एक तो ए प्लस बी, अच्छा हाँ, दोनों अच्छे सवाल थे। याद आ गए मुझे, याद आ गया, याद आ गया। सही करो। एक तो वो था साइन एम एक्स कॉस एन एक्स वाला ना, और एक सवाल वो दूसरा वाला था अपना। हम्म तो देखो, दोनों सवालों को करते हैं। एक सवाल तो ये था बेटा, 0 to इनफाइनाइट था, एफ ऑफ एक्स की पावर एन था। अच्छा सवाल है। एक्स की पावर एन, 1 + एक्स की पावर एन अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स डी एक्स, यही था सवाल एक तो, एल एन एक्स डी एक्स, यही सवाल था अपना। चलो, तो अब इसमें अगर हम देखें, इसमें खासियत क्या है, देखो, एक तो ये फंक्शन दे रखा है और फंक्शन हमें पता नहीं है, इसका मतलब ये इंटीग्रेट तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं टर्म का एडजस्टमेंट होगा। अब इसमें क्या है कि मैं एक सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूँ, पुट एक्स इक्वल्स टू 1/t। अब ये सब्स्टिट्यूशन लगाने के दो कारण है। एक तो ये लिमिट लिमिट रेसिप्रोकल दे रखी है, एक जगह एक्स है तो एक जगह 1/x है, तो कहीं ना कहीं लिमिट एक दूसरे की रेसिप्रोकल है और फंक्शन में भी रेसिप्रोकल है। दो कारण है। अगर इन दोनों में से सिर्फ लिमिट वाला कारण भी होता ना, तो भी इस तरह का सब्स्टिट्यूशन कई बार लग जाता है।
लेकिन यहाँ पे दो कारण है जिसकी वजह से मैं ये सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूँ, एक तो ये अंदर वाला फंक्शन और एक ये लिमिट। अब आप जैसे ही सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो dx आपका -1/t² हो जाएगा, तो i कितना आ जाएगा बेटा, इनफाइनाइट से 0, f कितना आ जाएगा, t की पावर n, वही हो जाएगा उल्टा होके भी 1/t की पावर n, 1 + 1/t², और ln की जगह ln 1/t, और dx की जगह -1/t² dt। अब देखो, अब ध्यान से समझना, इस लिमिट को इंटरचेंज करूंगा माइनस आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये ln t है बेटा, तो ln t को ln -t लिखूंगा तो माइनस इसमें एडजस्ट हो जाएगा, तो ये सेम फंक्शन बन जाएगा। ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा, सेम फंक्शन ही बन जाएगा। और जैसे ही 2i करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 0। बढ़िया सवाल था ना ये, दोनों को ऐड करो तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। एक सब्स्टिट्यूशन लगाना है बस, x को 1/t, और जैसे ही आपने x को 1/t लगाया ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो टर्म ऐसी बनी हुई है कि सारी एडजस्ट होके माइनस हो रहा है, और आंसर कितना आ जाएगा, 0। एक तो ये सवाल था, ठीक है, लिख लो जल्दी से, लिख के डन बोलो, जल्दी से लिख के डन बोलो। सब्स्टिट्यूशन के दो रीजन है, सब्स्टिट्यूशन के, एक तो लिमिट रेसिप्रोकल है, लिमिट में भी कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल है, और दूसरा फंक्शन में ये x और 1/x है, तो जब मैं t को 1/t सब्स्टिट्यूट करूंगा तो अंदर वाली चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से भी सकती है। ये एक स्टेप फॉलो कर लेना, एलसीएम एलसीएम लेके, तुम एक स्टेप बीच की कम लिखी है मैंने, तो जैसे तुम इसको ln t माइनस फोल्ड करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। अब दूसरा सवाल था अपने पास 0 to पाई sin mx cos nx डी। अब क्या है कि ये सवाल है तुम्हारे पास, ये क्या m और n में लिखा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। अगर मैं इसी सवाल को ऐसे लिख देता तो तुम इस सवाल को आसानी से कर लेते, sin 3x cos 4x डी कर लेते हैं, ये और ये एक ही सवाल है, बस फर्क कितना सा ये अननोन में लिखा हुआ है m और n में, और ये 3 और 4 में लिखा हुआ, तो 3 और 4 में लिखा है तो हो सकता है कि थोड़ा सा हमें आसान दिखे, और ये कंप्लीट। अच्छा, इस सवाल को कैसे करते हैं, इस सवाल को कैसे करते हैं ये तुम्हें आता है, कैसे करते हैं इस सवाल को, तो अपने क्लास में कर रखा है, कैसे करते हैं इस सवाल को। अरे हंसराज, बाय पार्ट से नहीं करेंगे इसको बेटा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके करते हैं इसको, 2 sin a cos b का फॉर्मूला बन जाता है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला बन जाएगा, 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, cos m प्लस n x अपॉन m प्लस n प्लस cos m माइनस n x अपॉन m माइनस n, और देखो इन दोनों में माइनस आ जाएगा, 0 to पाई। अब आप समझो क्या होगा, अब ये होगा बेटा 1/2, जब आप पाई डालेंगे तो माइनस के cos m प्लस n पाई प्लस 1 अपॉन m प्लस n, एक तो ये टर्म आ जाएगी, प्लस माइनस के cos m माइनस n पाई प्लस 1 अपॉन m माइनस n आ जाएगी। अब क्या है, ये डिपेंड करेगा m और n पे। अब ध्यान से समझो मेरी बात, अब दो केस बन जाएंगे इसमें, दो केस क्या बन जाएंगे, अगर m और n दोनों इवन हुए या दोनों ऑड हुए, समझना मेरी बात, अगर m और n दोनों इवन या दोनों ऑड हुए तो ये क्वांटिटी इवन होगी। दो केस बनेंगे बेटा, अगर m और n बोथ इवन और बोथ ऑड, और या फिर m और n में 1 इवन एंड 1 ऑड। अब अगर दोनों इवन हुए, समझो अगर दोनों इवन हुए बेटा तो ये इवन होगा, दोनों ऑड हुए तो भी इवन होगा, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो 1 होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो 1 होता है, cos 2 पाई cos 4 पाई cos 6 पाई, तो ये 1 हो जाएगा।
और 1 हो जाएगा तो उस केस में आंसर कितना आएगा बेटा? आंसर आएगा उस केस में -1 + 1 अपॉन m + n प्लस -1 + 1 अपॉन m + n। तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। आंसर कितना हो जाएगा? 0। और अगर एक इवन एक ऑड हुआ बेटा, तो एक इवन और एक ऑड हुआ तो ये ऑड होगा, और ऑड होगा तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। तो ऑड होगा तो फिर इंटीग्रेशन की वैल्यू या -1 तो 1 + 1 अपॉन m + n, और ये हो जाएगा बेटा -1 + 1 अपॉन m + n। तो ये आ जाएगा बेटा 2m अपॉन m² - n, ये आएगा। तो आप चाहें तो एज ए फॉर्मूला भी इसको याद रख सकते हैं। क्या फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 होगी अगर बोथ इवन और बोथ ऑड, है ना? m और n है, m और n के लिए कह रहा हूं, दोनों इवन है या फिर दोनों ऑड है। और 2m अपॉन m² - n² होगा अगर 1 इवन एंड 1 ऑड। तो आप इसको अगर थोड़ा सा दिमाग में रखें ना, तो आप बहुत सारे सवाल इस तरह के जल्दी जल्दी कर सकते हैं, है ना? किस तरह जल्दी जल्दी कर सकते हैं? जैसे मैं एक आध दो छोटा छोटा सवाल दूंगा। जैसे अगर आप थोड़ा सा दिमाग में रखें और आपका सवाल हो गया बेटा ये 0 to π sin 105x इंटू cos 349x, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं आंसर कितना होगा? 0, क्योंकि दोनों क्या है बेटा? ऑड। यस और नो? दोनों ऑड है। आपने खटाक से आंसर कितना लिख दिया? 0 लिख दिया। या मान लीजिए dx भी है साथ में। सवाल आ गया बेटा ये 0 to π sin 60x और cos 41x इंटू ds। आप खटाक से आंसर लिख देंगे 2m अपॉन m² माइनस m², इस तरह। हाँ, नीचे का नहीं दिख रहा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं बेटा, ये लो नीचे का दिखने लग गया, कोई दिक्कत नहीं। अपना कैमरा बिल्कुल मूवेबल है, आप बस बोल दो नीचे का देख लिया हो तो बोल दो, वापस कैमरा सीधा कर देता हूँ। नीचे का दिख गया? ये लो कैमरा वापस सीधा हो गया। चलिए अब आगे बढ़िए फटाफट। 2 सवाल अपने कल उसमें बाकी थे बेटा, 2 सवाल अब उस सेगमेंट में बाकी थे। एक तो मैंने बोर्ड पे लिख भी दिया था, है ना? अब उन दोनों सवालों पे आते हैं। तो आज एस्टिमेशन पढ़ना है अपने को ना, एस्टिमेशन पढ़ेंगे तब अपना ऑफलाइन के बराबर कोर्स हो जाएगा, है ना? तो आप इसको जल्दी से लिख के खत्म करें, सवाल करना है, फिर एस्टिमेशन को हमें करना है। चलिए, तो उसमें एक सवाल तो अपने पास ये था 4th नंबर वाला। वो क्या था? वो सवाल था लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n की होल पावर 1/n। हाँ, अब देखो ये पावर 1/n में है, और हम जानते हैं कि 1/n मल्टीप्लाई में आता है। ये जो सेगमेंट हम कर रहे हैं उसमें 1/n किस में आता है? मल्टीप्लाई में आता है। अब तुम्हें बता सकते हो कि ऐसा क्या काम हम करें कि ये जो पावर वाला 1/n है ये मल्टीप्लाई में आ जाए? ऐसा क्या करें बताओ? ये पावर वाला 1/n, सबको पता है, सबको पता है कि वो कौन सा जादू है जो पावर को मल्टीप्लाई में ले आता है ना? और वो जादू है लॉग। अगर आप लॉग ले लें तो ये पावर वाला किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आएगा। तो इसका मतलब आप इसको लेट कर लें y बराबर, लेट y इक्वल टू दिस। तो ln y हो गया बेटा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, आप लॉग ले लो तो ln फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर 1/n। अब देखिए और क्या हो जाएगा? ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n आ गया ln। अच्छा, इस फैक्टोरियल को आप 1 2 3 लिख सकते हैं, और इसको भी सबको n लिख सकते हैं। यस और नो बोलने इस स्टेप के लिए। मैंने फैक्टोरियल n को 1 2 3 n लिख दिया, और नीचे n की पावर n को सब में एक n बांट दिया। तो ये कितना हो गया बेटा? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n ln 1/n
प्लस ln 2/n से लेके कहाँ तक हो गया बेटा ln n/n। तो अब मैं इसको समेशन में लिख सकता हूँ बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन r बराबर 1 से n ln r/n इंटू 1/n तो है ही। अब तो आपको समझ में आ गया ये क्या बन जाएगा बेटा 0 to 1। ये चीज तो आपकी इंटीग्रेशन में बदल गई ना, फंक्शन हो जाएगा ln x इंटू टी। यस और नो? और ln x का इंटीग्रेशन तो हमने याद कर रखा है बेटा, x ln x माइनस 1 0 to 1। एक बार 1 डाल दो बेटा, तो 1 डाल देंगे तो 1 1 0 माइनस 0, ठीक है। तो ln y बराबर कितना आ गया बेटा -1, y बराबर 1/e। ये आंसर आ गया बेटा। हो गया बेटा। चलिए एक और सवाल इसमें है, उसको और हम करते हैं। ये हो गया ना, रफ कर दो इसको। ये लिख लिया सबने, डन बोल दीजिए फटाफट। फाइनल आंसर 1/e है। इसको y माना ना बेटा, लॉग लिया ना, दोनों तरफ ही पावर आ गया आगे बस। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं, फिफ्थ सवाल पे। इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 की पावर k, 2 की पावर k, 3 की पावर k अप टू n की पावर k अपॉन n प्लस 1 की पावर k माइनस 1 इंटू nk प्लस 1, nk प्लस 2, nk प्लस 1 प्लस nk प्लस 2 से लेके nk प्लस n इक्वल टू 1/60। देन फाइंड k। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है k की। अब ध्यान दो बेटा, ये 1 की पावर के, 2 की पावर 3 से पावर के से n की पावर के है ना। अब ध्यान दो, इसको हम छोड़ सकते, मेरे को तो कैसे भी करके, अब मैं तो जानता हूँ मुझे 1/n r/n चाहिए, तो r/n चाहिए तो मैं ऐसा करूँ, इसको 1/n की पावर k, 2/n की पावर k से लेके n/n की पावर k बना दो। भाई r/n की पावर k चाहिए तो मेरे पास n की पावर k ऊपर आएगा, n की पावर k से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया? सीधा सा रीजन है भाई, मुझे r/n दिखना चाहिए क्योंकि r/n की जगह तो x डालूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे n की पावर k आ गया और मुझे तो पता है कि भाई अल्टीमेटली 1/n बनना चाहिए,
इसका मतलब नीचे कहीं ना कहीं n की पावर k प्लस वन बनाऊं, तभी तो नीचे n की पावर k प्लस वन होगा, तो n की पावर k ऊपर ऐसे होगा तो 1/n बचेगा। ये तो नो बोले इस बात पे कि भाई हमें अब भाई ऊपर शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना सवाल की। तो पहले मुझे r/n बनाना था, वो मैंने बना लिया। अब मुझे कहीं ना कहीं 1/n चाहिए, n की पावर के ऊपर आ रहा है। पापा इससे मुझे काम कर रहा है, ठीक है। अब समझो, इसमें से मैं n की पावर k माइनस वन बाहर ले लूं तो 1 प्लस 1/n की पावर k माइनस वन हो जाएगा। अब यहां समझो बेटा, ये n, अरे n का सम होगा तो n प्लस 1/2 होगा। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम होगा तो n प्लस 1/2 होगा। आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में, एक मिनट। हाँ। अब हो सकता है आज क्या मैं 2:15 से क्लास ले रहा हूँ, अब 2 बजे से क्लास ले रहा हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ी सी इसकी बैटरी लो हो गया होगा, है ना। चलो सर, चलो मैं रिपीट कर देता हूँ, है ना। ये हो गया बेटा। तो हमने क्या किया, n के ये टोटल कितनी बार आ रहा था, n बार, तो हमने n इंटू एन के लिख दिया, है ना। और ये 1 2 3 से लेके n था तो n प्लस 1/2 लिख दिया। अरे ये तो इसमें से कॉमन लेना नहीं आता क्या बेटा, n कॉमन ले लिया तो n की पावर k माइनस वन बाहर, 1 प्लस 1/n हो जाएगा। अब और समझो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसको तो मैं समझाऊं तो वो लिख दूं, समेशन r बराबर 0 टू n 1 टू n 1 प्लस r/n की पावर k लिख दूं, है ना। ये n की पावर k है। अब ध्यान से समझो, ये n की पावर k माइनस वन है, इसकी लिमिट तो 1 प्लस 0 हो जाएगी, 1/n अप्रोचिंग टू 0। इसमें से भी बेटा n स्क्वायर बाहर ले लो तो ये k प्लस 1/2 1 प्लस 1/n हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है, ये समेशन आपका बन ही गया। जो चीज हमें चाहिए उसको तो कुछ करना ही नहीं है, जो चीज हमें चाहिए उसका तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो, ये n की पावर k माइनस वन, ये 1, ये n स्क्वायर, और ये बेटा ये k प्लस हाफ बन जाएगा। n टेंस टू इनफाइनाइट पे ये भी 1 तो k प्लस हाफ, n टेंस टू इनफाइनाइट पे ये कितना बन जाएगा, k प्लस हाफ। लिख लो ये स्टेप, फिर आगे मैं लिखूंगा इसको रफ करके। ये k प्लस हाफ बन जाएगा, ये k और ये हाफ, n टेंस टू इनफाइनाइट पे 1/n कितना हो गया, 0, तो ये कितना बन गया, k प्लस हाफ, बन गया k प्लस हाफ। तो अब देखो, अब मामला सेट हो गया, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आओ, ये लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट हो गया, समेशन r बराबर 1 से n हो गया, r बाई k की पावर n हो गया। अच्छा ये n के, ये 2, ये n के माइनस 1, तो 1/n बचेगा, इक्वल टू 1/2। बस अब तो सीधा सा हो गया, ये a प्लस हाफ हो गया, 0 से 1 हो गया, x की पावर k है ये, x की पावर k dx हो जाएगा। तो ये 1/k प्लस हाफ, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/k प्लस 1। सोल्व कर लो, क्वाड्रेटिक के k की वैल्यू निकल जाएगी, सोल्व कर लो, क्वाड्रेटिक से k की वैल्यू निकल जाएगी। एडवांस में आया हुआ सवाल है ये भी, और ये आया हुआ है 2013 में, और इसी से मिलता जुलता सवाल अभी 2020 में पूछा हुआ था।
तो अच्छा सवाल है। 19 में पूछा था कि इससे मिलता हुआ, 19 वाला है, 20 वाला इससे मिलता जुलता। मेरे ख्याल से 20 में था, 19 में था। 19 वाला था, हाँ सही कह रहे हो, 19 वाला था। अच्छा 20 में वो वाला सवाल था, एफ डैश एस एफ एक्स कोस एक्स वाला। हाँ सही कह रहे हो। तो लिख लिया हो तो डन बोले बेटा, लिख लिया हो तो डन बोले। हाँ वो बाय पार्ट्स वाला था 2020 वाला, वो जो मैंने बता रखा है आपको, डेरिवेटिव अंदर नजर आया तो हमेशा क्या लगाते हैं, बाय पार्ट। वो वाला था 2020 वाला। चलो आवाज। अब हम पढ़ते हैं बेटा एस्टिमेशन। अब हम पढ़ते हैं एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन आप वर्ड जानते हैं, एस्टिमेशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए वो नहीं होता, कोई भी हम काम करते हैं तो उसका एस्टिमेट देखते हैं, घर पे भी कोई करते हैं फंक्शन पे एक एस्टिमेशन लगाते हैं, अंदाज लगाते हैं। हाँ तो हम एक अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। अब एस्टिमेशन क्या होता है, जैसे इसके नाम से रिलेटेड एस्टिमेशन अलग अलग होता है। जैसे मैं किसी चीज का अंदाजा लगाऊंगा, तो कोई मुझे चीज दिखाई कि भाई ये है, कितने तक की आएगी, तो हो सकता है मेरा अंदाजा हो कि 100 से 200 के बीच में है। किसी और ने अंदाजा लगाया कि नहीं यार ये तो 100 से 150 के बीच में हो सकती है, या 150 से 250 के बीच में हो सकती है। तो एस्टिमेशन नाम से ही क्लियर है, एक अंदाजा लगाना पड़ेगा, एक रेंज हमें लगानी पड़ेगी। अच्छा अब अंदाजा किस चीज का लगाते हैं बेटा, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता ना हो उसी का तो अंदाजा लगाया जाएगा, कि जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो उसी का क्या लगाया जाता है, अंदाजा। है बस, तो यही से एस्टिमेशन की शुरुआत होती है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन रखता हूँ, कैन वी इंटीग्रेट 0 टू, कैन वी इंटीग्रेट ई के पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो आपका जवाब होगा नो। क्या हम जीरो ई की पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं? नहीं, बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेशन होते हैं जिन्हें हम इंडेफिनेट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इनमें से वन ऑफ द इंटीग्रेशन है ई की पावर एक्स स्क्वायर। फिर मेरा दूसरा सवाल मान लीजिए आपसे है कि कैन बी फाइंड वैल्यू ऑफ 0 to 1 ई की पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स, देन अगेन आपका आंसर होगा no। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे इंटीग्रेशन होते हैं जिनका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन तो हम नहीं जानते, लेकिन डेफिनेट में वैल्यू निकाल पाते हैं, क्योंकि डेफिनेट कहीं ना कहीं एरिया से रिलेटेड होती है, डेफिनेट में कई सारी प्रॉपर्टी लगती है। तो कई सवाल ऐसे होते हैं कि भाई चलो आप इंडेफिनेट से नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी वॉपर्टी लगा के जोड़ तोड़ से आप उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। लेकिन जब आप ये भी नहीं कर पाए, ये भी नहीं कर पाए, तो फिर अगला सवाल क्या उठता है कि अच्छा चलो चलो आप वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, तो एक इंटरवल बता दो जिसमें ये वैल्यू आएगी, एक इंटरवल बता दो जिसमें ये वैल्यू आएगी, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। अगर अब मैं इंटरवल इन विच 0 to 1 e की पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स लाई, तो आप कहोगे यस, हाँ मैं निकाल सकता हूँ। और ये निकालना ही एस्टिमेशन है, ये निकालना ही एस्टिमेशन, इसकी वैल्यू को निकाल पाना ही क्या है, एस्टिमेशन। इसकी वैल्यू को निकाल पाना ही क्या है, एस्टिमेशन है। देखो अब अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरी आवाज ज्यादा कटती है, तो मैं ब्लूटूथ बंद करके मोबाइल से आवाज ओपन कर दूं, थोड़ी देर उससे देख लो उससे कितनी आवाज आ रही है, चेक कर लें उससे अपन, है ना, उससे देख लेते हैं कि इसके स्पीकर से कितनी आ रही है। अगर उससे काम चल जाएगा तो उससे चलाएंगे, क्योंकि क्लास तो लेनी पड़ेगी अपने को, है ना, इसको पूरा करना पड़ेगा। तो अपन उससे ट्राई कर लेते हैं कि उससे कितनी आवाज बन रही है ना। मैंने उसको बंद कर दिया है ब्लूटूथ को। अब आ रही है क्या, अभी मेरी आवाज आ पा रही है तुम्हें?
अभी आ रही है ना आवाज? चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बिना ब्लूटूथ के भी कई बार काम करेगी, इस बात की कि काम नहीं करेगी आवाज, काम तो करेगी ना, मोबाइल वाला है ना, तो जरूरी नहीं कि उसको काम कर जाएगी, बस थोड़ा कम आएगी। हाँ मुझे थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। वो क्या होगा, जैसे मैं बोर्ड की तरफ देखूंगा तो थोड़ी लो होगी आवाज, बोर्ड की तरफ नहीं देखूंगा तो थोड़ा वॉल्यूम ठीक रहेगा। वॉल्यूम तो इसका मैं बढ़ा देता हूँ, वॉल्यूम तो पूरा ही है इसका, है ना? ठीक है, चलो तो अब आगे करें, तो अब हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो एस्टिमेशन, जैसा कि मैंने नाम से बता दिया, एस्टिमेशन में कहीं ना कहीं आंसर में डिफरेंस आएगा। और ये जो एस्टिमेशन वाला पोर्शन है ना, पहले मैं आपको इसकी गहराई समझाता हूँ, पहले मैं इसकी क्या समझाता हूँ, गहराई समझाता हूँ, है ना? इसकी गहराई को समझते हैं फिर इसके सवाल की बात करें। चलिए, तो अब मैं आपको 3 अप्रोच बताऊंगा, और कहीं ना कहीं सवाल बनाने वाला इन 3 अप्रोच का ही इस्तेमाल करता है इसको एस्टिमेट करने में। तो हम अब आते हैं अप्रोच फर्स्ट। अप्रोच फर्स्ट में लिखो बेटा, बाय यूज ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन, बाय यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन, बाय यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन, बाय यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन। लिख लिया बेटा ये, बाय यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन, लिख लिया, बाय यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब चलिए देखते हैं बाय यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन हम कैसे एस्टिमेशन कर सकते हैं। बाय यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन हम कैसे इसका एस्टिमेशन कर सकते हैं। चलो आप देखते हैं, अप्रोच फर्स्ट है अपने पास, बाय यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन। जैसे मान लीजिए कि ये x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू बी है, ये आपका x एक्सेस है, और ये कोई फंक्शन है बेटा आपका y इक्वल टू एफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ऑब्वियसली ये जो बाउंडेड एरिया होगा ये क्या होगा आपका, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होगा। यस और नो बोले, ये बाउंडेड एरिया क्या होगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब मैंने आपसे ये कहा कि एक कोई फंक्शन है जो इसके ऊपर ही ऊपर जा रहा है, एक कोई फंक्शन है जो इसके ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ये रेड कलर वाला फंक्शन है, मान लीजिए y इक्वल टू f1x या f2x, और एक मैंने कह दिया कोई फंक्शन है जो इसके नीचे नीचे जा रहा है, ये मान लीजिए नीचे नीचे कोई फंक्शन है, ये मान लीजिए मेरा फंक्शन हो गया f1x, ये मेरा फंक्शन हो गया f1x। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर f1x लेस देन इक्वल है fx लेस देन इक्वल है f2x और एवरी x बिलोंग्स टू a टू b, ए टू बी में अगर ये ऊपर है, ये बीच में है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये बीच में, ये नीचे है, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किससे बड़ा होगा, ए टू बी एफ वन एक्स डी एक्स से, और छोटा किससे होगा, ए टू बी एफ टू एक्स डी एक्स। यस और नो बोले, है ना? हाँ सैंडविच की तरह ही है, कोई दिक्कत नहीं। सैंडविच में भी हमने ये पढ़ा था कि लिमिटिंग वैल्यू बीच में एडजस्ट करेगी, यहाँ पे इंटीग्रेशन बीच में एडजस्ट करेगी। अब मैं अपने एग्जाम्पल को इससे समझता हूँ, ये तो मैंने मेथड लिख दिया, ये मैंने रिजल्ट लिख दिया, ये मैंने कंडीशन लिख दी, और ये रिजल्ट लिख दिया। अब जैसे मैं e के पावर एक्स स्क्वायर की बात करता हूँ, मैं किसके बारे में बात करता हूँ, अब मैं किसकी बात करता हूँ, तो जैसे मैं ये जानता हूँ कि अगर x 0 से 1 तो 0 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स होगा। यस और नो, क्योंकि अगर 1 से छोटा है तो पावर बढ़ाने से कम होता है। तो e की पावर 0 लेस देन e की पावर एक्स स्क्वायर लेस देन e की पावर एक्स होगा। तो अगर ये फंक्शन इससे छोटा है, ये फंक्शन इससे बड़ा है, तो ये चीज तो इंटीग्रेशन में भी फॉलो होगी। तो 0 टू 1 1 dx लेस देन होगा 0 टू 1 e की पावर एक्स स्क्वायर dx लेस देन होगा 0 टू 1 e की पावर एक्स। ये इंटीग्रेशन बेटा 1 ही आ जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, और 1 0 डालेंगे तो e माइनस 1 होता है। तो एक तो बेटा मैंने ये एस्टिमेशन किया, एक तरीके से
जब मैंने कहीं ना कहीं बड़ा फंक्शन और छोटा फंक्शन सोचने की कोशिश की, तो मैंने बता दिया कि ये जो सवाल है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 से 1 टू, भाई इसके मैंने ये अप्रोक्सीमेशन करके क्या बता दिया कि जो इंटीग्रेशन है ये जा रहा है 1 टू, कहीं पर इसकी वैल्यू में 1.72 लिख सकता हूँ। देखो तो ये मैंने एस्टिमेशन दिखाया कि भाई इसके जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक, भाई ई 2.72 होता है, उसमें से 1 गया तो 1.7। तो एक एस्टिमेशन मैंने ये लगाया कि यार ये जो इंटीग्रेशन है ये कहां से कहां तक जा रहा है बेटा, 1 से E-1 तक। ये एक तरीका है एस्टिमेशन का कि हम कहीं ना कहीं एक बड़ा फंक्शन ऑब्जर्व करें, एक छोटा फंक्शन ऑब्जर्व करें और इसको estimate। ये क्लियर हो, डन बोले, अप्रोच 2 पे आते हैं। ठीक है, अप्रोच 2 लिखिए। अरे इसमें मस्त लगने वाली चीज नहीं, मस्त तो अभी ये तब होगा जब मैं तीनों अप्रोच सिखा दूंगा, तब मैं बताऊंगा कि इसमें मस्त वाली चीज क्या है। बेटा आप फोटो खींच लो, अगर किसी ने लिखने में धीरे टाइम लगा है तो फोटो खींच लो, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो पाएगा अपना। और ये कॉन्सेप्ट मैं पूरा एक साथ समझाऊंगा तभी आपको क्लियर हो पाएगा, है ना। तो थोड़ा सा जल्दी फोटो खींच लें अपन, है ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी सिखाना बाकी है मुझे, और ये मैं पूरा एक साथ तुम्हारे दिमाग में बिठाऊंगा ना तभी बैठेगा ये। समझ में आ गया ये, चलिए। हाँ फोटो ले लीजिए फटाफट, है ना, फोटो ले लीजिए। चलिए, और नी भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जो लोग जल्दी से लिख रहे हैं वो आज की पूरी पिक को खींच के ग्रुप पे भेज देंगे क्या? एक काम कर दोगे बेटा, जिन्होंने लिख लिया वो ग्रुप पे भेज दोगे तो अपन जल्दी से इसको रफ करके दूसरा लिख लेना। ओके ठीक है। अच्छा एक बच्चा लिख रहा है इसके बाद स्लॉट फ्री है, इसके बाद क्लास नहीं है क्या? इसके बाद क्लास नहीं है क्या? ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अपन तो टाइम पे करने की कोशिश करेंगे क्योंकि तुमसे ज्यादा तो मैं थक रहा हूँ यार। मैं 2:15 से कंटिन्यूअस क्लास ले रहा हूँ। 2 क्लास तो मेरी सुबह थी, उसके बाद वो 2:15 से क्लास ले रहा हूँ, तो तुमसे ज्यादा मैं थका हुआ, है ना। ये हो गया, अब अप्रोच 2 पे आते हैं। अब समझो इसकी अभी अच्छी बात बाकी है, अप्रोच 2 पे आते हैं। अप्रोच 2 का नाम लिखो बेटा, बाय यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। अप्रोच 2 का नाम लिखो, बाय यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। बाय यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। बाय यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। बाय यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। लिखा। और बाय यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, और उसके ब्रैकेट में एक चीज और लिख दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक तो लिखो बाय यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, और एक और चीज लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा। अब इसको समझो ये क्या एस्टिमेशन है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपका फंक्शन है, मान लीजिए ये कोई फंक्शन है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ, है ना। तो आपको पता है कि भाई ये एरिया जो होगा, ये जो एरिया होगा ये ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होगा। ये क्या होगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब मैं ये कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि आप एक तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जानते हैं, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जानते हैं, मैक्सिमम वैल्यू आपने एम ले ली, और एक आप इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देख पा रहे हैं, मिनिमम वैल्यू आपने स्मॉल एम। तो आप दो रेक्टेंगल बना लें, है ना।
बेटा आइए, हाँ, एक रेक्टेंगल मैंने आपका ये बना दिया, ये ब्लू कलर वाला रेक्टेंगल है, और इस ब्लू कलर वाले रेक्टेंगल का मैं इसको लिख रहा हूँ बेटा ए बी सी और डी। दिस इज ब्लू कलर रेक्टेंगल, ब्लू कलर वाला रेक्टेंगल ए बी सी डी है ना। थोड़ा सा इसको डार्क कर दूं, ऐसे समझना। चलिए ठीक है। अब मैं एक रेड कलर वाला एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ये रेड कलर वाला है, ये रेड कलर वाला है, ये भी नजर आता है आपको, रेड कलर वाला। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसको भी मैं नाम दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए इसको नाम दे दिया मैंने सी डैश और B। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ बेटा कि ये जो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, इसका एरिया ए बी सी डी से छोटा होगा, और ये बड़ा किससे होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डैश डी डैश। यस और नो बोलें इस बात पे, यस और नो बोलें इस बात पे। अच्छा, एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट क्या हो गया बेटा, देखो इस बड़े वाले रेक्टेंगल के लिए बेस तो जैसे ही आपका एक्स इक्वल टू ए है, ये एक्स इक्वल टू बी है, तो बेस तो एक्स माइनस बी माइनस ए हो गया, और हाइट क्या हो गई, एम, हाइट, दिस इज हाइट एम। इसको ऐसे लिख सकता हूँ बी माइनस ए इंटू एम। और इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया बेस तो इसका भी यही है, ये क्या हो गया एम। यस और नो, स्मॉल एम मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, कैपिटल एम मैक्सिमम वैल्यू। यस और नो बोलें इस पे, क्लियर है कि नहीं ये बात। तो कहीं ना कहीं मैं बड़े रेक्टेंगल, छोटे रेक्टेंगल या मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू अगर मुझे पता है, तो उससे भी फंक्शन का एस्टिमेशन कर सकता हूँ, उससे भी फंक्शन का एस्टिमेशन कर सकता हूँ। अब मैं अपने वाले एग्जांपल पे आता हूँ, अब मैं अपने वाले एग्जांपल पे आता हूँ, अब मैं अपने वाले एग्जांपल पे आता हूँ कि भाई जो मेरा एग्जांपल है वो क्या कहता है, उसकी भी तो सुने हम, कि भाई जो एग्जांपल मैं कर रहा हूँ वो क्या कह रहा है, तो उसकी भी सुननी पड़ेगी एक बार। तो वो क्या कह रहा है, उसमें फंक्शन था ये, इसका अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालू बेटा, तो 2x e की पावर एक्स स्क्वायर आएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। इसका मतलब f ऑफ एक्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर f ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मिनिमम पे मिनिमम लेगा और मैक्सिमम पे मैक्सिमम लेगा। यस और नो, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मिनिमम पे मिनिमम लेगा और मैक्सिमम पे मैक्सिमम लेगा। मिनिमम वैल्यू क्या हो गई बेटा, मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, एफ ऑफ जीरो ई की पावर 0 1। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, यस और नो, यस और नो। इसको एक बार आप लिखो, फिर मैं आगे इसको रख करूंगा, थोड़ा सा इसको लिख के कंप्लीट करो फिर मैं रख करूंगा, पहले लिख के कंप्लीट करो फिर मैं रख। लिमिट अपने आप से चूज थोड़ी ना की बेटा, लिमिट तो इंटीग्रेशन जीरो से बने ना, अपन जो एग्जांपल कर रहे हैं उसमें इंटीग्रेशन जीरो से बने ना, उसी में तो बात किया, इंटीग्रेशन जीरो से बने तो उसी में तो बात कर, हो गया ये। तो अगर मैंने ये सब निकाल लिया बेटा, अगर मैंने ये सब निकाल लिया, अगर मैंने ये सब निकाल लिया, तो देखो इस फॉर्मूले से हमें आता है, इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला दोबारा, b माइनस वन मतलब 1 माइनस जीरो, मिनिमम वैल्यू 1 लेस देन है 0 टू 1 e की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स लेस देन है कितना बेटा 1 माइनस जीरो इंटू, सही लिखा बेटा मैंने, लिखा तो सही है मैंने। तो भाई ये मेरे पास कितना आ गया,
ये मेरे पास कितना आ गया 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर dx ग्रेटर देन 1 और लेस देन एक एस्टिमेशन बेटा मैंने इसका ये कर, ये भी कहीं ना कहीं एक एस्टिमेशन है। ठीक है, वो अलग बात है कि ये उतना बेहतर नहीं है, लोअर लिमिट तो ये भी 1 बता रहा है, लेकिन ये वाली लिमिट ये 2.72 बता रहा है, लोअर लिमिट ये 2.72, अपर लिमिट 2.72 बता रहा है, जबकि पिछले वाले मेथड से ज्यादा बढ़िया अप्रोक्सीमेशन था। उसमें भी मिनिमम वैल्यू तो 1 थी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू उससे कितनी आ रही थी 1.72। एस्टिमेशन ये भी है, आपने अब किसी ने दिमाग लगाया, दिमाग है तो है, किसी ने वो लगाया था कि यार वहां कहीं ना कहीं क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, सही है ना। सही है ना, तो हाँ ठीक है ना। तो एस्टिमेशन ये भी, लेकिन यहां कहीं ना कहीं उतना बेहतर एस्टिमेशन नहीं है जितना पहले वाले। अब लिखेंगे हम अप्रोच थर्ड, अभी मजेदार बात आना बाकी है। अब लिखो अप्रोच थर्ड, लेकिन यहाँ एक सोचा गया कि यार कहीं ना कहीं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बीच में रेक्टेंगल बना के हमने एरिया निकाला, है ना। हो गया ये। अब मेथड थर्ड पे आइए, मेथड थर्ड, मेथड थर्ड पे आइए। नहीं अभी तो देखे जाओ आप, मैं आपको इस कॉन्सेप्ट की गहराई में इसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जेई वाला जब अपनी पे आता है तो जबरदस्त मजा लेके जाता है इस कॉन्सेप्ट। अब आइए, हो गया ये डन, बोलिए इसको डन बोलिए। अप्रोच थर्ड पे आइए, अप्रोच थर्ड पे आइए, और अप्रोच थर्ड में लिखिए बेटा बाय यूज ऑफ मोनो कॉन्केविटी, बाय यूज ऑफ कॉन्केविटी, बाय यूज ऑफ कॉन्केविटी, और ब्रैकेट में लिखिएगा बेटा बाय यूज एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। एक तो लिखिए बाय यूज ऑफ कॉन्केविटी और ब्रैकेट में लिखिए कहीं ना कहीं एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, कॉन्केविटी भी लिखिए और एरिया, हाँ कुछ भी लिखिए बेटा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ लिख लिया आपने, क्या क्या लिखा, बाय यूज ऑफ कॉन्केविटी, और कोष्टक में लिखो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। एक ही चीज है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम में कहीं ना कहीं कॉन्केविटी का यूज होगा, कॉन्केविटी में कहीं ना कहीं एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का यूज, है ना। ऐसे तो कई सारी अप्रोचे हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि कहीं ना कहीं कुछ मर्ज करके एक थोड़ा सा वो बना लें कहानी, जिससे हम थोड़ा बहुत समझ सकें, है ना। चलिए एरिया ऑफ ट्रिपेजियम आते हैं इसमें, है ना। आप समझिए, एक तरीका क्या होता है फंक्शन के एस्टिमेशन का, कि जैसे मान लीजिए ये आपका x इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू बी, और मुझे कोई ग्राफ पता है कि कॉनकेव अपवर्ड है, मैं कॉनकेव अपवर्ड लेके चल रहा हूँ, है ना। और ये फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, और ये कॉनकेव अपवर्ड, ये कॉनकेव अपवर्ड, y बराबर एफ एक्स कॉनकेव अपवर्ड। तो ये जो मेरा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होगा, समझना इसको, क्या इसको मैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स मेरा ये एरिया होगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स मेरा ये एरिया, ये एक्स एक्स। तो क्या मैं एक ऐसा ट्रिपेजियम यहां पे बनाऊंगा, ये मान लीजिए आपका ए हुआ बेटा, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रिपेजियम एबीसीडी, लिख सकता हूँ। और एक ट्रिपेजियम बेटा मैं और बना रहा हूँ, एक ट्रिपेजियम मैं कहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट ले रहा हूँ ए प्लस बी बाई टू, समझना। और मान लीजिए मिड पॉइंट पे टेंजेंट बना रही है, तो ये हो गया मान लीजिए सी डैश, और ये बी डैश, सी डैश और बी डैश। तो ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल हो गया बेटा एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ए बी सी डैश बी डैश। यस और नो बोले, चलिए ये लिख सकते हैं।
अब इस ट्रिपेजियम के एरिया को निकालने की बात करते हैं, तो देखिए, नहीं अभी कुछ भी डिसाइड मत करो, अभी देखे जाओ बस तुम। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इस ट्रिपेजियम का एरिया मेरे को समझ में आता है कि भाई ये जो वैल्यू होगी, अगर ये बी है तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं एफ ऑफ बी होगी, क्योंकि कौन के ऑफवर्ड है, ये वैल्यू एफ ऑफ ए होगी। तो इस ट्रिपेजियम का एरिया 1/2 पैरेलल साइड्स का सम इनटू नॉन पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस, पैरेलल साइड्स का सम इनटू नॉन पैरेलल साइड्स के बीच की, ये होता है ना, हाफ पैरेलल साइड्स का सम इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। यहाँ ये बेटा, अब ध्यान दीजिए इस पे, इस ट्रिपेजियम का ए बी सी डैश डी डैश, इस ट्रिपेजियम का एरिया लिखना चाहता हूँ ए बी सी डैश डी डैश। तो वैसे तो इसका एरिया भी यही होगा, अब मुझे ये पता नहीं है ना, ए डी डैश अब देखो एक काम क्या मैंने, ये वैल्यू, अब मैं इसको वैल्यू को भी थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहता हूँ, तो अब मेरी एक बात का जवाब दो, मेरी बात का जवाब दो, ठीक है, एक बात का जवाब दो। एक प्रॉपर्टी होती है ट्रिपेजियम की, अगर याद आती है तो बताना कि याद आती है। इस ट्रिपेजियम में ये जो नॉन पैरेलल साइड्स का मिड पॉइंट होता है, नॉन पैरेलल साइड्स का मिड पॉइंट, जैसे ये नॉन पैरेलल साइड्स का मिड पॉइंट, ये नॉन पैरेलल, तो ये जो नॉन पैरेलल साइड्स का मिड पॉइंट होता है, इनके बीच की डिस्टेंस पैरेलल साइड्स के सम का हाफ होती है। नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पैरेलल साइड्स के हाफ होती है, इसको बोलते हैं मिड सेगमेंट थ्योरम करके कुछ होती है। वैसे हम लोग भी कभी कभार स्ट्रेट लाइन में लिख पाते हैं, हो सकता है मेरे को भी ध्यान नहीं, मैंने लिखवाई नहीं लिखवाई, और ये 9th-10th में भी कहीं पे आती है ना, 9th-10th में भी कहीं पे आती है। तो ये जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो पैरेलल साइड्स के सम का जो हाफ होता है ना, ये नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के बराबर है। तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, इस चीज को, ये नॉन मिड पॉइंट है, तो इस a प्लस बी बाई टू पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ a प्लस बी बाई टू होगी। a प्लस बी बाई टू पे फंक्शन की वैल्यू तो हाइट होगी, फंक्शन की वैल्यू तो हाइट होगी, तो इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ ऑफ a प्लस बी बाई टू इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल है a से b एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल है हाफ एफ ए प्लस एफ बी इंटू बी। एक एस्टिमेशन बेटा आपका, यहाँ तक लिख के डन करूं फिर मैं आगे समझूं। एक एस्टिमेशन ये हो गया कि कहीं ना कहीं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर कॉनकेव अपवर्ड फंक्शन है, कॉनकेव अपवर्ड लिया मैंने, डाउनवर्ड होगा तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, फिर डाउनवर्ड होगा तो फिर उस हिसाब से हम देखेंगे। डाउनवर्ड होगा तो कॉर्ड नीचे आ जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी, ये कॉनकेव अपवर्ड के हिसाब से, ये मैंने किसके हिसाब से लिखा है, अपवर्ड के हिसाब से, कॉनकेव अपवर्ड के हिसाब से। कि अभी मैं जो काम में लूंगा ना वो कौन क्या अपवर्ड होगा, तो ये मैंने उसके हिसाब से लिखा है। अगर डाउनवर्ड होगा तो आप समझते हैं उल्टा हो जाएगा, डाउनवर्ड होगा तो कॉर्ड वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, टेंजेंट वाला पोर्शन ऊपर चला, या सुन लो, अगर डाउनवर्ड होगा तो ये उल्टा हो जाएगा। ये मैंने कौन क्या अपवर्ड को लिखा, क्योंकि मेरा जो आंसर का सवाल चल रहा है, मैं कौन क्या अपवर्ड लिख देता हूँ। चलिए ये लिख लिया हो तो डन बोलना पड़ेगा बेटा, फिर मुझे थोड़ा सा रफ करके वो वाला सवाल काम करके सवाल कर। तो अब जो मेरा सवाल है वो क्या था, यहाँ पे मेरा सवाल था बेटा ये कि मेरे को कर्व ये दिया था, मेरा एग्जांपल पे आ जाता हूँ, y बराबर e की पावर एक्स स्क्वायर था। तो अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव आएगा, कि e की पावर एक्स स्क्वायर में नेगेटिव तो कुछ नहीं,
तो इसका मतलब ये कॉन्केव अपवर्ड आएगा, और कॉन्केव अपवर्ड आएगा। ए मेरे पास 0 हो गया बेटा, बी मेरे पास 1 हो गया, ए प्लस बी बाई 2 मेरे पास कितना हो गया बेटा, हाफ हो गया, है ना। एफ ऑफ ए कितना आ रहा है, एफ ऑफ 0 से 1 आ गया बेटा, एफ ऑफ बी का मतलब एफ ऑफ 1 हो गया बेटा, e हो गया, और एफ ऑफ ए प्लस बी बाई 2 का मतलब एफ ऑफ 1/2 हो गया बेटा, और एफ ऑफ 1/2 e की पावर 1/4 हो गया। सारी वैल्यू मैंने लिखी। तो अगर ये सारी वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं, ये सारी वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं, तो देखो बेटा मेरा क्या होने वाला है, 0 - 1 e की पावर 1/4 लेस देन है 0 to 1 e की पावर x² dx लेस देन है बेटा हाफ e प्लस 1। एक एस्टिमेशन ये आया बेटा, एक एस्टिमेशन ये आया। अब ये जो एस्टिमेशन आया ना, अगर आप इसकी वैल्यू का अनुभव करना चाहेंगे, ये एस्टिमेशन तो आ गया अपने पास है। अब अगर मैं देखूं कि यार ये क्या वैल्यू आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूं, क्या वैल्यू आ रही है इसको मैं कैलकुलेट करूं, तो बेटा ये वैल्यू कहीं ना कहीं 1.66 के आसपास होगी, और 1.87 या 86 के आसपास होगी ये वैल्यू। तो ये भी एक एस्टिमेशन है। अब आप देखिए, जब आप इस एस्टिमेशन पे आए, नहीं अभी कहानी का ट्विस्ट बाकी है बेटा, नहीं अभी कहानी का ट्विस्ट बाकी है, अभी कहानी का ट्विस्ट बाकी है। तो ये भी इसका अप्रोक्सीमेशन है। लेकिन अगर आप बेस्ट की बात करें, बेस्ट एस्टिमेशन की बात करें, तो बेस्ट एस्टिमेशन इसका क्या होगा, 0 to 1 e की पावर x² dx is greater than from e 1/4 and is less than from e minus। क्योंकि बेटा आप देखो ये वैल्यू आ रही है 1.66, और वो जो वैल्यू थी अपन ने इसकी, देखो जब फर्स्ट मेथड से किया था, फर्स्ट मेथड से, तो वो 1.75 कुछ आई थी, कितनी आई थी फर्स्ट मेथड से, 1.72 आई थी। ये बेस्ट है। इसका मतलब अब आप समझ रहे हो, मैं बहुत नजदीक पहुंच चुका हूं इसके। ये 1.66 से 1.72 मतलब कितने का अंतर है, 0.08 के आसपास का अंतर है। ये बेस्ट अप्रोक्सीमेशन, मतलब अब हम एकदम नजदीक पहुंचे। अब आप समझिए, जबकि जब हम लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं तो लोअर लिमिट इससे बेहतर मिली, और जब मैं अपर लिमिट की बात कर रहा हूं तो वो अप्रोच फर्स्ट से जाके बेहतर मिली। इसका मतलब ये है कि इस सवाल में, इस सेगमेंट में हम क्वेश्चन बनाने वाले को नहीं पकड़ सकते, क्वेश्चन बनाने वाले को नहीं पकड़ सकते। नहीं पकड़ सकते का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको लगभग सारी थॉट बता दी, सारी थॉट बता दी। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, एक बार क्या हुआ, एक बार एक ऑप्शन उसने कैसे बनाया वो भी समझो। ये सब हो गया, ये यहां तक सबने लिख लिया, डन बोले इसको लिख लिया हो तो। एक बार क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन जो उसने बनाया वो ऐसे बना दिया कि जैसे मान लीजिए ये कर्व जा रहा है, ये कर्व जा रहा है, तो उसने जो अपर लिमिट बनाई ना बेटा वो ऐसे बना दी कि एक ये रेक्टेंगल और एक ये रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल के सम से बना दिया अप्रोक्सीमेशन, दो रेक्टेंगल के सम से बना दिया। भाई ऑब्वियसली इन दो रेक्टेंगल का जो सम होगा वो इस वाले एरिया से तो बड़ा होगा, इस वाले एरिया से तो ज्यादा होगा। यस और नो बोले, एक बार समझ। तो तुम्हें समझ में आया? अभी मैं, हालांकि ऐसा नहीं, अभी मैं तुम्हें वो सवाल भी कराऊंगा जिसमें तुम्हें अनुभव हो जाएगा सवाल देख के कि अप्रोच फर्स्ट लगेगी, अनुभव हो जाएगा कि अप्रोच थर्ड लगेगी, अनुभव हो जाएगा अप्रोच। लेकिन मैं गहराई समझाना चाह रहा हूँ आपको इस कॉन्सेप्ट की, है ना, गहराई समझाना चाह रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट की। अब आप समझिए, आपने कभी वीडियो गेम खेला?
वीडियो गेम खेला खेला। तो जब वो वीडियो गेम खेलते तो आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि वो छोटा बच्चा जो भी होता है वो चल रहा होता है, लास्ट में मगर मुंह पाड़े खड़ा हुआ होता है, तो हमें टिक करके उचक के जाना होता है ना। तो उचक के क्यों जाना होता है कि अगर उचक के नहीं गए तो मगरमच्छ के मुंह में जाएंगे, और उचक के जाओगे तभी आप जीत पाओगे। अगर आप मगरमच्छ के मुंह में चले गए तो लिखा हुआ जाएगा यू लॉस, लिखा हुआ क्या जाएगा, यू लॉस। तो समझ गए तुम? तो ये ऐसा नहीं है आपको ये सवाल, आप ये सवाल तब अटेम्प्ट करें जब आप बाकी क्वेश्चन कर लें। सबसे पहले इस सवाल से ना भिड़े, क्योंकि इसमें उसके पास घुमाने के लिए बहुत ऑप्शन है। करना सीखना हमें सब कुछ है, मेरी बात को फिर ध्यान देना, हमें सीखना सब कुछ होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है सवाल कैसा आने वाला है, आसान आने वाला है, टफ आने वाला है। लेकिन मेरा काम बनता है कि मैं इस क्वेश्चन की गहराई तक आपको लेके जाऊं, ताकि आप जब पेपर अटेम्प्ट करें तो आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि अभी मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो पहले एक बार मैं उनको पढ़ लूं, अगर वो मेरे से बन रहे हैं तो पहले उनको बना लूं, क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है, हो सकता है 2 मिनट में हो जाए। लेकिन सीखना इसे भी है हमें, है ना, मैं फिर ये बात कर रहा हूँ, सीखना हमें भी है, लेकिन हमें क्या करना है, वो नहीं कहते हैं कि अगर कोई हमें जंग जीतनी होती है तो शाम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ता है, सेम पेपर में करना पड़ता है, सारा दिमाग लगाना पड़ता है कि यार ये लंबा जा रहा है, 2 मिनट रोको, पहले दूसरे सवाल को कर लो। ऐसा नहीं कि बस उसी पे लगे जाना है। ठीक है, हमारे पास टाइम बच रहा है, हम इसमें भी लगेंगे, या अगर इसका आसान सवाल आया है तो भी हम करेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि वो भी खेल सकता है, उसके पास ऑप्शन है, और हम कितना सोचेंगे, हम हर बार नहीं सोच सकते कि भाई उसने ये ऑप्शन कैसे बनाया होगा, ये हर बार सोच पाना मुश्किल है। हालांकि जो मैंने तुम्हें 3 अप्रोच बनाई है, 99% उन 3 अप्रोचों से बनता है सवाल, है ना, 99%, क्योंकि मैं इतना लंबा चौड़ा कहानी बना के समझा रहा हूँ आपको, है ना, पूरा एक पूरी पिक्चर बना के इसीलिए समझा रहा हूँ, इसको इतनी मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि अगर इसमें वो गहराई में चला गया ना, चला गया, तो समझदारी यही कि अपन उसके साथ साथ बच जाओ, भैया तू ही जा, है ना, क्योंकि फिर हम उससे जीतने का यही तरीका है ना, कि भाई आप क्लिक करके उचक के जाओगे तो आप गेम जीत जाओगे, है ना। हाँ मुंह पे जाओगे तो खा जाओगे। अच्छा, अब ये लिख के डन करो। अब मैं आपको 3 छोटे छोटे सवाल कराऊंगा, तीनों अप्रोचेस के, फिर अपन क्लास खत्म कर देंगे। अब मैं आपको 3 छोटे छोटे सवाल कराऊंगा तीनों अप्रोचेस के। ये तो मैंने आपको एक गहराई समझाने के लिए किया है ना, ये तो मैंने आपको गहराई समझाने के लिए किया है कि भाई इस कॉन्सेप्ट में कितना डीप जाया जा सकता है। चलो अब 3 छोटे छोटे सवाल करेंगे फटाफट, जल्दी से, ताकि हम इसको कंप्लीट कर सके और आगे बढ़ सके, है ना। 3 छोटे छोटे सवाल करेंगे। चलो पहला सवाल लिखो, पहला सवाल लिखो, 3 छोटे छोटे सवाल करने हैं अपने को, और बस अपना काम, ताकि फिर मैं होमवर्क भी दे पाऊंगा। क्वेश्चन लिखो, इफ f1 x इक्वल्स टू है 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, f2 x है बेटा 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और f3 x है, या f1 f2 f3 नहीं, f1 f2 f3 मतलब कांस्टेंट है। अब i1 i2 i3 लिखो, i1 i2 और i3, 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट 4 माइनस 2x स्क्वायर, देन 4 ऑप्शन लिखता हूँ, 4-5 ऑप्शन लिखता हूँ, i1 लेस देन i2 लेस देन i3, b i1 ग्रेटर देन i2 ग्रेटर देन i3, c लिखो बेटा i1 ग्रेटर देन i2 ग्रेटर देन i3, d लिखो बेटा 5/6 लेस देन i2 लेस देन 5/4 रूट 2, और e लिखो बेटा
I2 ग्रेटर देन है, I2 ग्रेटर देन है कितना, 3π/8 और मान लीजिए ये सवाल। अब कहीं ना कहीं यहाँ हमें समझ में आ रहा है कौन सी अप्रोच लगेगी, बता सकते हो कौन सी अप्रोच लगेगी? फर्स्ट, क्योंकि उसने 3 इंटीग्रेशन दे दिया, फर्स्ट अप्रोच का सवाल। और आप देखिए कहीं ना कहीं ये वाला, ये आप जानते हैं साइन इनवर्स वाला सवाल है, ये आप जानते हैं साइन इनवर्स वाला सवाल है, लेकिन ये इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, अंडर रूट के अंदर क्यूबिक है बेटा। तो अब इसका एक्चुअल इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो इसका अप्रोक्सीमेशन होगा, इसका एक्चुअल इंटीग्रेशन नहीं होगा, अप्रोक्सीमेशन होगा। अब अप्रोक्सीमेशन कैसे होगा, हम देख लेंगे कि इन तीनों में से कौन सा बड़ा फंक्शन है, कौन सा छोटा फंक्शन है, इनको ध्यान में रखो, कौन सा बड़ा फंक्शन है, कौन सा छोटा। तो कैसे करेंगे बेटा कि भाई x तो 0 से 1 है, तो जो x क्यूब होगा वो x स्क्वायर से छोटा होगा, बिल्कुल होगा। आप 4 माइनस एक्स स्क्वायर एड, माइनस चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऐड कर दो बेटा सब में, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऐड कर दो सब में। तो अब अंडर रूट भी ले लो, देखो अपन उसी हिसाब से कर रहे हैं जो चाहिए वही कर रहे हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे, फंक्शन हमारा देखा हुआ उसके हिसाब से कर रहे हैं। अंडर रूट लेना है बेटा, अंडर रूट ले लो। रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल लेते ही साइन ऑफ न्यूक्लियोरिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रेसिप्रोकल लेते ही साइन ऑफ न्यूक्लियोरिटी क्या हो जाएगा, हो गया चेंज रेसिप्रोकल लेते ही। अब साइन ऑफ न्यूक्लियोरिटी, अब चूंकि ये फंक्शन इससे और इससे छोटा है तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ दिस लेस देन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस लेस देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इट मींस I1 लेस देन I2 लेस देन। एक ऑप्शन तो यही आ गया अपने पास। और I1 की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ मैं I1 की वैल्यू। I1 होगा 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स बाई 0 से 1 साइन इनवर्स 1/2 5/6। I3 निकाल सकता हूँ, जी हाँ I3 निकाल सकता हूँ, इसको मैं dx अपॉन रूट 2 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1/2 को बाहर लिख सकता हूँ, इसको I3 ये भी बन जाएगा 1/रूट, भी तो बाहर ही है। तो ये किसके लिए बना हुआ सवाल है बेटा, ये सवाल बना हुआ है मेथड का लिए, और सीधा सा सवाल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसने कहीं ना कहीं आपको आइडिया दिया कि आप 3 फंक्शन से डील करो, फंक्शन देखते हुए हमने पता लगा लिया कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसी ऑर्डर में इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन का ऑर्डर पता लग गया, आप चाहें तो I1 I3 की वैल्यू निकाल के एस्टिमेशन का पता कर सकते हैं। क्लियर है? मेथड फर्स्ट का आसान सा सवाल। वो सवाल तो मैंने आपको इसलिए समझाया था e⁻x² वाला था कि मैं आपको ये समझा सकूं कि वो सवाल को कितनी डीप में ले जा सकता है ना, उसको अपन नहीं पकड़ सकते इस कॉन्सेप्ट में, तो नहीं पकड़ तो सकते हैं लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए ना, एकदम से क्लिक नहीं करेगा कि उसने ऑप्शन किससे बनाया है। हालांकि मैंने तुम्हें सारी मेथड समझा दी, अब तक जितने भी सवाल उसने पूछे हुए हैं और उनको किस किस ने उससे ऑब्जर्व किया, मेथड अपन ने सीखी, उसने जिस जिस से भी ऑब्जर्व किया। अब आप इसको लिख के डन बोलेंगे तब फिर मैं आपको 2 सवाल और कराऊंगा, प्योरली अप्रोच सेकंड और प्योरली अप्रोच थर्ड का।
नहीं नहीं, एक टाइम पे एक क्वेश्चन में तो अप्रोच सारी लगा लो ना बेटा। मैंने अभी आपको यही तो सिखाया है कि जैसे 0 to 1 e की पावर एक्स स्क्वायर dx था, उसको मैंने 3-4 अप्रोच से करके बताया। तो कुछ भी बनना सकता है किसी भी क्वेश्चन में, है ना। अब लेकिन हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है तो ये तो उसने बाउंडेड करके दिया है हमें कि कहीं ना कहीं ये है, ये है, ये है, तो बाउंडेड करके देगा तो ठीक है, नहीं तो मेरे हिसाब से लगाएंगे। अब देखो, दीप दीप बेटा नीचे का विजिबल नहीं, मैं कितनी देर से कैमरे को यू करके खड़ा था, तब तो आपने नहीं देखा, और जैसे ही मैंने कैमरे को सीधा कर दिया आपने लिखने लग गए कि नीचे का विजिबल नहीं है। तो जब मैं इतनी देर से कैमरे को ऐसे कर रहा था तब आप कहाँ घूमने चले गए थे क्या दीप? मतलब, है ना, नीचे का विजिबल लिखना बहुत आसान होता है। एक एग्जांपल लिखता है, प्रूव दैट टू क्या करना है बेटा आपको, प्रूव दैट 2√3 लेस देन 1 से 3 अंडर रूट x4 + 2x6 dx लेस देन 18√9, लेस देन 18√9। अब जैसे ये सवाल दे दिया 18√9, अब ये सीधा सा सवाल है तो हम देख रहे हैं कि मैं इसको कैसे सोल्व कर रहा हूँ, कि मैं इस फंक्शन के बारे में जानता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये इंक्रीजिंग है, क्या तुम देख पाते हो ये इंक्रीजिंग है? क्या तुम देख पाते हो ये इंक्रीजिंग है? अरे भाई, x⁴ 2 x⁴ 6 तो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग होगा। पावर बढ़ाने के साथ क्वांटिटी बढ़ेगी ना, माइनस माइनस तो कुछ आ नहीं रहा, तो इंक्रीजिंग होना ही होना है ना। और चाहो तो डीवाई बाई डी एक्स से भी देख सकते हो, लेकिन ये इतना अच्छा सवाल है कि डीवाई बाई डी एक्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। देख के पता लग रहा है कि इंक्रीजिंग है, इवन पावर है, पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है। अच्छा, अब इंक्रीज फंक्शन कर रहा है तो मैं तो मिनिमम निकाल सकता हूँ, इंक्रीजिंग है ये तो 1 से 3 में। तो मिनिमम क्या होगा, मिनिमम एम जो है वो f(1) होगा, और मैक्सिमम एम जो है वो कितना होगा, f(3) होगा। f(1) कितना है बेटा, √3। f(3) कितना है बेटा, 9 3 की पावर 4 +2 × 3 की पावर 6, 9 तो बाहर आ गया बेटा, अंडर रूट 9। अब हम क्या जानते हैं, अब हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि स्मॉल एम बी माइनस ए लेस देन होता है ए टू बी एफ एक्स डी, लेस देन होता है कैपिटल एम बी माइनस। होता है, आए ना तो बोल दो भाई। तो अगर मैं इसमें ये वैल्यू डाल दूं, एम की जगह कितना डाल दूं बेटा, √3। बी माइनस ए की जगह b-1, 0 to 1 to 3 √x4 + 2x6 लेस देन कैपिटल एम की जगह 9 to 19 इंटू 3-1। तो ये प्रूव हो गया बेटा, क्या है सर, यहाँ ऐसे एस्टिमेशन।
चलो अब यही तक रखेंगे आज, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस आज का हो गया। अब आप होमवर्क लिख लो क्या करके लाना है। हो गया बेटा, ऑफलाइन वालों के बराबर हो गया। एक सवाल है, वो मैंने शीट का एक करवाया था उनको, तो अपन को मैं डिस्कशन में दे दूंगा जो बराबर आ जाए, है ना। अब मैं भी थक गया, आप आज वो नहीं पढ़ा सकते, है ना, आज मेरी भी कैपेसिटी खत्म हो गई है ना। तो वो अपन मैं अभी आज होमवर्क में दूंगा वो आपको, है ना, तो फिर वो डिस्कशन में आ जाए। नहीं बेटा, मेरी 6:30 तो क्लास नहीं है लेकिन मेरी 2:15 से कंटिन्यू क्लास चल रही है ना। चलो हो गया। चलो अब होमवर्क में लिख लो क्या करके आना है, होमवर्क लिखो ढंग से। अब होमवर्क में लिख लो फटाफट क्या करके आना है। आ जाए। एक बच्चा है, और वो अंकुश नाम से ही है, और अंकुश नाम से है, और बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ लिखता है। बेटा, इतना सब कुछ लिख के आपको क्या मिल जाएगा, है? और आप टीचर के बारे में ऐसा सब कुछ करेंगे तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे बेटा, है ना। तो मेरा तो कुछ भी नहीं होगा बेटा, आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर भगवान भी देख रहा है। जो मेहनत करने वाले टीचर के लिए कुछ नहीं कर सके यार, तो अपने माँ बाप के लिए भी कुछ नहीं कर पाए, है ना। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, मुझसे दो बात कहने से अच्छा है कि अपना भविष्य बना लेना तुम। अगर मेरी तरफ से तो यही कि तुम अपना भविष्य बना लोगे तो बेटा अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए कुछ कर पाओगे, है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मेरे लिए कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। आपको हटाऊंगा भी नहीं बेटा मैं ग्रुप से, मत टेंशन नहीं। आपको ग्रुप से नहीं हटाऊंगा, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा तो अपने आप का नुकसान कर रहे हो, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से ज्यादा अपने आप का नुकसान कर रहे हो बेटा। हाँ, अब आप जीवन में कुछ बन जाओगे तो ठीक है बेटा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अपन आगे पढ़ते, मैं होमवर्क दे रहा था आप लोगों को। चलिए होमवर्क में लिखिए। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में लिखिए। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट, सेक्शन सी और सेक्शन डी, लेकिन डी में बेटा एक सवाल नहीं करना है। सेक्शन सी और डी है, लेकिन डी में एक सवाल नहीं करना है। कौन सा नहीं करना है वो मैं बता रहा हूँ। डी में अभी अपने को एक सवाल नहीं करना है, वो है D3। D3 नहीं करना है बेटा, D3 नहीं करना। सेक्शन सी और डी है, सेक्शन डी में D3 करना है। पार्ट सेकंड में अगर हम आए बेटा, तो पार्ट सेकंड में तो आप पूरा सेक्शन सीओडी कर सकते हैं, सेक्शन सी और सेक्शन डी। और पार्ट थर्ड में भी आए बेटा, तो भी आप सेक्शन सी कर सकते हैं और सेक्शन डी कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी बेटा सेक्शन डी में आपको एक सवाल अभी छोड़ना पड़ेगा, D2। D2 अभी आपको नहीं करना, D2 अभी आपको नहीं करना।
अरे बेटा अंकुश, एक तो तुम नाम भी मेरा रख रहे हो, उसके बाद सॉरी भी बोल रहे हो। सॉरी वोरी मत बोलो। लेकिन क्या है कि देखो, हम क्या होता है, मैंने जो जिंदगी में अनुभव किया है कि हम किसी से भी बुरा बर्ताव कर लें, है ना, किसी से भी बुरा बर्ताव कर लें, अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आता है जब हमें लगता है कि यार हम अगर बुरा नहीं भी करते ना, तो हमारी जिंदगी ज्यादा खुशहाल है। तो क्या होता है कि जब अगर जरूरत नहीं है ना, तो बिना वजह किसी के लिए ना तो बुरा बोलना चाहिए ना कुछ करना चाहिए, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली सत्य यही है कि अगर हम हमेशा दूसरों का भला करने की कोशिश करेंगे ना, तो भगवान कहीं ना कहीं हमारा भला करेगा। भगवान कहीं ना कहीं हमारा भला करेगा, है ना, ये तय होता है। तो हम कोशिश करें कि हम अच्छा करें लोगों का, है ना, और अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ हमेशा अच्छा होगा। ठीक है, कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली तो अच्छा ही होता है। चलो, अब इसी विचार के साथ आज की क्लास क्लोज करते हैं, और फिर मिलेंगे बेटा मंडे को। हाँ, है ना, अब मंडे को मिलेंगे, मंडे को करेंगे, है ना। ओके बेटा, ओके, गुड नाइट, बाय, कल मिलेंगे फिर। अच्छा चलो ठीक, ओके बाय।